नमस्कार। आज हम उस जांच की गहराई में उतर रहे हैं जिसने भारत को हिला कर रख दिया था। राजीव गांधी हत्याकांड। 21 मई 1991 श्री परमबदूर एक धमाका हुआ और पूरा देश स्तब्ध रह गया। शुरुआती कुछ घंटों में तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, किसने किया है। हाँ, और ये गुत्थी इसलिए भी ज्यादा उलझी हुई थी क्योंकि देखिए, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी की हत्याओं से बिल्कुल अलग मामला था। जी। यहाँ ना तो हत्यारा मौके पे पकड़ा गया और वो जो धमाका था उसने लगभग सारे सबूत ही मिटा दिए थे। जांच आप कह सकते हैं मानो एक दीवार से टकराकर खड़ी हो गई थी। तो इसी अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए फिर डीआर कार्तिकेयन के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल एसआईटी उसका गठन हुआ। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि ये परतें आखिर खुली कैसे। बिल्कुल जैसे अंधेरे में टटोलने जैसा रहा होगा शुरुआत में। तो ये रोशनी की पहली किरण वो कहाँ से आई? मैंने सुना है कोई कैमरा, वो बहुत अहम साबित हुआ। गजब की बात है ना। मतलब चारों तरफ तबाही और भ्रम का माहौल था और उसी बीच तमिलनाडु फोरेंसिक लैब के निदेशक थे डॉक्टर चंद्रशेखरन। उनकी नजर पड़ी एक अखबार पर। अखबार में घटनास्थल की एक तस्वीर छपी थी और उसमें उन्हें एक कैमरा दिखा। सिर्फ एक कैमरा? हाँ, और ये कोई मामूली कैमरा नहीं था। ये समझिए कि इस पूरे रहस्य की चाबी साबित हुआ। वो कैमरा हरी बाबू नाम के एक फोटोग्राफर का था जो खुद भी उस धमाके में मारे गए थे। ओह, अच्छा। तो वो अनजाने में ही सबूत छोड़ गए। और इस कैमरे की तस्वीरों से क्या मिला फिर? हाँ, तो जब उस कैमरे की फिल्म डेवलप हुई उसमें कई तस्वीरें थीं, लेकिन एक तस्वीर उसने जांच की दिशा ही बदल दी। उसमें एक महिला थी, नारंगी और हरे सलवार कमीज में चश्मा पहने हुए, जिसे बाद में धनु के रूप में पहचाना गया। वो चंदन का हार लिए दिख रही थी और उसके बिल्कुल पास में सफेद कुर्ते में एक व्यक्ति खड़ा था। ये था शिवरासन। फिर फॉरेंसिक जांच हुई, उसमें डेनिम के कुछ टुकड़े मिले, हरे नारंगी धागे मिले। इनसे ये पक्का हो गया कि वही महिला मानव बम थी। अच्छा। और हाँ, एक और बात, एक घायल पुलिस सब इंस्पेक्टर थी अनुसुईया। उन्होंने भी बताया कि उन्होंने उस हमलावर को रोकने की कोशिश की थी, पर खुद राजीव गांधी जी ने ही उसे पास आने को कहा था। तो ये हरी बाबू वाला एंगल बहुत महत्वपूर्ण था। उनके बारे में और क्या पता चला? उनके घर से कुछ मिला? हाँ, जब हरी बाबू के घर की तलाशी ली गई तो वहां ना सिर्फ वो चंदन के हार का बिल मिला, बल्कि एलटीटी चीफ प्रभाकरन की तस्वीर वाला एक बॉक्स भी मिला। ओहो, एलटीटी कनेक्शन। बिल्कुल, शक गहरा गया। फिर एक कह सकते हैं रूटीन चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान शंकर कोनेश्वरन नाम का एक श्रीलंकाई तमिल पकड़ा गया। और जैसे उसे वो तस्वीरें दिखाई गई, उसने फौरन शिवरासन को पहचान लिया। बोला कि ये तो प्रभाकरन का खास आदमी है। अरे बाप रे! हाँ, और कोनेश्वर ने ये भी कबूला कि वो खुद उस 9 लोगों के हिट स्क्वाड का हिस्सा था जो 1 मई को शिवरासन के साथ भारत आया था। पूरी प्लानिंग के साथ आया था मतलब। तो फिर ये नलिनी और मुरुगन, ये लोग कैसे पकड़ में आए? तो कोनेश्वरन की डायरी से एक नाम और नंबर मिला, नलिनी का। अच्छा। फिर पुलिस ने थोड़ी और जांच की तो नलिनी के पड़ोसी ने भी कहा कि हाँ, मैंने उसे तस्वीरों वाले लोगों के साथ देखा है। अच्छा। इसी बीच एलटीटी का लिटरेचर छापने के शक में एक और आदमी पकड़ा गया, भाग्यनाथन। और पता चला कि वो नलिनी का भाई है। ओहो, सारी कड़ियां जुड़ती जा रही थी। बिल्कुल। बस फिर क्या था, उसने पूरी साजिश उगल दी। उसने बताया कि कैसे वो एक आंख वाला शिवरासन, मानव बम धनु, खुद नलिनी और उसका प्रेमी मुरुगन, मुरुगन को दास भी कहते थे, और धनु की एक बैकअप थी शुभा, ये सब एलटीटी के सदस्य थे और इसी काम के लिए आए थे। तो नलिनी और मुरुगन को फौरन मद्रास बस टर्मिनल से गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा। मुरुगन ने तो साइनाइड कैप्सूल खाकर जान देने की कोशिश भी की। अच्छा, एलटीटी वाले ऐसा करते थे शायद। हाँ, ये उनका तरीका था पकड़े जाने से बचने का। पर एनएसजी कमांडो थे वहां, उन्होंने उसे बचा लिया। तो ये तो साफ हो गया कि एलटीटी का ही हाथ था। पर सवाल यह है कि उन्होंने राजीव गांधी को निशाना क्यों बनाया? ऐसी क्या दुश्मनी थी? इसका सीधा कनेक्शन है 1987 के भारत श्रीलंका समझौते से और उसके बाद जो भारतीय शांति सेना आईपीकेएफ श्रीलंका भेजी गई थी। एलटीटी ने हथियार डालने से इनकार कर दिया था और फिर उनका आईपीकेएफ के साथ एक लंबा खूनी संघर्ष चला। हाँ, वो तो याद है। तो 1990 में आईपीकेएफ वापस बुला ली गई थी, लेकिन एलटीटीई को यह डर बैठ गया था कि अगर 1991 के चुनाव राजीव गांधी जीत गए और दोबारा प्रधानमंत्री बने तो वो आईपीकेएफ को फिर भेज सकते हैं। बिल्कुल, यही डर था। इसीलिए अक्टूबर 1990 में ही उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला हो गया और शिवरासन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। और तैयारी देखिए, उन्होंने एक तरह का टेस्ट रन भी किया था। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की रैली में जाकर उनके पैर छूने का नाटक किया,
सिर्फ ये देखने के लिए कि सुरक्षा घेरा कैसा है। कमाल की प्लानिंग थी। तो जब मकसद साफ हो गया, साजिश का पता चल गया, तब तो एसआईटी के लिए सबसे बड़ी चुनौती शिवरासन को जिंदा पकड़ना रही होगी। वो तो मास्टरमाइंड था, पर सुना है वो बड़ा शातिर था। बहुत ज्यादा, मतलब भेस बदलने में उस्ताद था। कभी सिख बन जाता, कभी मौलवी, कभी पुजारी, लगातार ठिकाने बदलता रहता था। और हद तो तब हो गई, आप सोचिए, 28 जून को वो एक तेल के टैंकर में छिपकर मद्रास से बैंगलोर पहुंच गया। तेल के टैंकर में? हाँ, पूरे 350 किलोमीटर, और टैंकर में उसके लिए बिस्तर, तकिए, खाने पीने का सारा इंतजाम था। यकीन नहीं होता। तो आखिर में पकड़ा गया या नहीं? यहीं पर कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। 18 अगस्त 1991 को बैंगलोर के कोनानाकुंटे में उसके आखिरी ठिकाने का पता चल गया। एसआईटी पहुंच गई, लेकिन फिर कह सकते हैं नौकरशाही की देरी शुरू हो गई। बैंगलोर के जो पुलिस कमिश्नर थे वो ऑपरेशन शुरू करने में हिचकिचा रहे थे। क्यों? पता नहीं, शायद बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी से। फिर दिल्ली से सीबीआई निदेशक विजय करन के आने का इंतजार होता रहा। यहां तक कि साइनाइड का जो एंटीडोट होता है उसकी किट की एक्सपायरी डेट पर बहस चलती रही। अरे, इस सब में तो वक्त निकल रहा होगा ना? बिल्कुल। इस सब चक्कर में एनएसजी कमांडोज को करीब 36 घंटे बाहर इंतजार करना पड़ा। 36 घंटे? तब तक तो? हाँ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक टीम 20 अगस्त की सुबह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी, शिवरासन, शुभा और उनके बाकी साथी वो सब साइनाइड खा के अपनी जान दे चुके थे। ओहो, मतलब जांच का सबसे अहम सिरा वो हाथ से निकल गया। वहीं खत्म हो गया। तो ये 90 दिनों की जो जबरदस्त जांच चली, वो शिवरासन की मौत के साथ एक तरह से अपने अंजाम पर पहुंची। सीबीआई ने फिर चार्जशीट में 26 लोगों को आरोपी बनाया था, और उनमें से नलिनी, मुरुगन समेत 7 लोगों को तो 1998 में स्पेशल टाडा कोर्ट ने मौत की सजा भी सुनाई थी। हाँ, सुनाई थी। टाडा उस समय का बहुत सख्त आतंकवाद विरोधी कानून था। हालांकि वो सजा बाद में सुप्रीम कोर्ट और फिर दया याचिकाओं के जरिए आजीवन कारावास में बदल गई। और हाँ, एक और पहलू था इसका, जस्टिस मिलाप चंद जैन आयोग की रिपोर्ट। हाँ, जैन कमीशन। वो 1998 में आई थी। उस रिपोर्ट ने इशारा किया था कि शायद कोई बड़ी साजिश थी, शायद कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का हाथ था, यहां तक कि कुछ भारतीय राजनेताओं की मिलीभगत का भी शक जताया गया। हालांकि ये शक कभी पुख्ता तौर पर साबित नहीं हो पाए। लेकिन ये हत्याकांड, ये यकीनन भारतीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद से ही कांग्रेस का जो एक छत्र राज था वो धीरे धीरे कम होने लगा। सही कहा। पर एक सवाल आज भी हवा में तैरता है। क्या शिवरासन और उसके साथियों की मौत के साथ इस हत्याकांड से जुड़े सारे राज वो हमेशा के लिए दफन हो गए? ये सोचने वाली बात जरूर है।